नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। आज हम एक नया चैप्टर लेकर आ रहे हैं बायोलॉजी क्लास 12 के लिए। चैप्टर हैगा 13 जीव और समष्टियाँ का वॉल्यूम 1 हैगा। इसके आगे वाले वॉल्यूम पूरे देंगे, हम पूरे देंगे, लेकिन ये वॉल्यूम 1 हैगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम आज के इस लेक्चर की। चलिए तो ये है आज का हमारा ये चैप्टर। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम शुरुआत करेंगे आज के इस लेक्चर की। चलिए तो फिर करने वाले हैं आज हम इसकी शुरुआत। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होता है। आज इसका ओरल देखेंगे, ओरल देखेंगे, ओरल देखेंगे। चलिए इसमें सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं यहाँ से कि जो पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी वह क्या है। पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी, उसका ही हमने इसमें आज से शुरुआत ही पारिस्थितिकी से किया गया है। तो पारिस्थितिकी क्या है? देखो, इकोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द से जिसका अर्थ होता है घर या फिर रहने का स्थान, या फिर रहने का स्थान जहाँ से वह मनुष्य रहता है, कोई जीव रहता है, वह स्थान होता है जिसका अर्थ होता है घर। घर इकोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जहाँ रहने का वो हाउस होता है उसी को हम इकोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। चलिए एक और स्टेप में आगे बढ़ते हैं। अतः पारिस्थितिकी का शाब्दिक अर्थ होता है जीवों का अपने घर या फिर घर पर अध्ययन, या फिर पारिस्थितिकी जीव की वह शाखा है। जो पारिस्थितिकी है वह जीव की वह शाखा है, वह शाखा है जिसमें जीवों के बीच तथा जीवों तथा उनके भौतिक या फिर जैविक पर्यावरण के बीच एक पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वह होती है पारिस्थितिकी, वह होती है पारिस्थितिकी। चलिए आगे और पढ़ते हैं। पर्यावरण का अर्थ होता है परिवेश, पर्यावरण का अर्थ होता है परिवेश, चारों ओर का आवरण। पर्यावरण का मतलब होता है अर्थात जीवों के चारों ओर स्थित जीवित या फिर अजीवित जो वस्तुएं जो उनका पर्यावरण बनाती हैं, जीवों की अनुपस्थिति में यह शब्द निरर्थक हो जाता है। जीवों के चारों ओर की जो सभी जैविक या अजैविक परिघटनाएं जो परिस्थितियां हैं वही सब कहलाती हैं पर्यावरण, वही सब कहलाती हैं पर्यावरण। तो आगे चलेंगे इस स्टेप में तो इकोलॉजी की कुछ और परिभाषाएं देखेंगे। इकोलॉजी की कुछ और परिभाषाएं देखेंगे। मुख्य जो सुविख्यात इकोलॉजिस्ट ईपी ऊडम ने इकोलॉजी की परिभाषा क्या दी कि प्रकृति की संरचना व कार्य का अध्ययन। प्रकृति की संरचना व कार्य का अध्ययन क्या है? पर्यावरण। प्रकृति की संरचना व कार्य का अध्ययन पर्यावरण है। प्रकृति की संरचना व कार्य का अध्ययन जो है वही पर्यावरण है। प्रकृति की संरचना व कार्य का अध्ययन पर्यावरण है। प्रकृति की संरचना व कार्य का अध्ययन पर्यावरण है। 5 बार कीजिए, याद हो जाएगा। के रूप में परिभाषित किया। ये परिभाषा जो है ये विशिष्ट जो सुविख्यात इकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था ईपी ऊडम, उन्होंने इसको दिया था। अब इसमें देखेंगे वेक्टर जो डिक्शनरी के अनुसार भी कुछ जीव जो पर्यावरण की है कुछ परिभाषा है इकोलॉजी की, कुछ इसमें परिभाषा इन लोगों ने भी दी है। क्या दिया है इन लोगों ने परिभाषा? कि जीवधारी व उनके पर्यावरण के बीच के संबंधों को, जो जीवधारी हैं और उनके बीच जो पर्यावरण के बीच जो संबंध होते हैं उनकी समानता या फिर तरीकों का जो अध्ययन होता है ना, वही पर्यावरण होता है, वही पर्यावरण होता है। ये किसका है? ये है बेस्टर्स जो डिक्शनरी थे, उन्होंने ये परिभाषा दी थी। आगे देखिए, आगे देखिए। और जो ऊडम ने एक और संक्षिप्त परिभाषा दी, पर्यावरण जीव विज्ञान। पर्यावरण जीव विज्ञान।
पर्यावरण क्या है? जीव विज्ञान है। पर्यावरण ही जीव विज्ञान है, ये ऊडम ने कहा है। इन्वायरमेंटल इज बायोलॉजी, ये किसने कहा है? ये कहा है ऊडम ने, कि जो पर्यावरण है वही जीव विज्ञान है, पर्यावरण ही जीव विज्ञान है। ये परिभाषा ऊडम ने दी है। अब कोई भी परिभाषा है ना इकोलॉजी की, इन सभी को परिभाषा को याद कर रख लीजिए। ये क्वेश्चन बनते हैं एक वाक्य में कि इसके अनुसार पर्यावरण या फिर जो इकोलॉजी है उसकी परिभाषा लिखिए, ऊडम के अनुसार लिखिए, डिक्शनरी के अनुसार लिखिए, ये बन सकता है क्वेश्चन, जरूरी होता है। चलिए अब आता है पारिस्थितिकी व संगठन के स्तर क्या होते हैं। इकोलॉजी एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इसके जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं मतलब इसके संगठन स्तर होते हैं, जो संगठन स्तर जिसे ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं वही होते हैं। देखिए सरल कार्बनिक अणु जुड़कर जटिल या बड़े कार्बनिक अणु बनाते हैं, ये तो सभी जानते हैं, है ना। अब इनका निर्माण करते हैं और जो जगत का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं ये, तो इसमें आगे का जो हिस्सा है ना वो जैव जगत कहलाता है। जैव जगत कहलाता है जो आगे का हिस्सा है। यानी जीव घटक में पहले जीन बनेगा, फिर कोशिका बनेगी, फिर अंग बनेगा, फिर जो है जीव बनेगा, फिर समष्टि बनेगी और फिर समुदाय बनेगी। इस तरीके से बनता है जीव जगत, ठीक है। और ऐसे ही इनका तंत्र बनता है जीव क्षेत्र, जैसे अनुवांशिक तंत्र बनेगा, कोशिकीय तंत्र बनेगा, अंग तंत्र बनेगा, और जो है जीवीय तंत्र बनेगा, और समष्टि तंत्र बनेगा, और पारिस्थितिक तंत्र बनेगा। इनकी तुलना है, इनका तुलना की गई है। जिस प्रकार से एक जैव घटक का निर्माण होता है उसी तरह से एक जैव क्षेत्र का भी निर्माण होता है। जैसे एक जैव घटक का निर्माण होता है वहीं से एक जैव क्षेत्र का भी निर्माण होता है। बहुत इंपोर्टेंट ये पॉइंट हैं, आप याद रख के चलिए इसको, इस टेबल को याद रख के चलिए, पूरा याद हो जाएगा। अब देखना है हमें जीव क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एक जीव क्या होता है। जीव आखिर देखिए प्रकृति में पाई जाने वाली जो जीवित इकाइयां जीव कहलाती हैं। प्रकृति में भी जो जीवित इकाइयां पाई जाती हैं वही जीव कहलाती हैं। या फिर जो बहुकोशिकीयों का हो सकता है, ये जीव जो है विभिन्न अंग तंत्र या फिर स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रह सकते हैं। जो जीव है वो प्रकृति के अन्य जीवों से साथ जो है अन्योन्य क्रियाएं करता है, वही जीव कहलाता है। किसी से कंपटीशन करता है वही जीव कहलाता है। किसी से प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन करता है वह जीव कहलाता है। जीव होता है। यानी प्रकृति में पाई जाने वाली जीवित इकाई जीव कहलाती है। इतना याद रखिए, प्रकृति में जो भी जीवित इकाई पाई जाती है वो सारी क्रियाएं कर सकती है, वो जीव होती है। जो प्रजनन कर सकती है, जो प्रजनन कर सकती है वह जीव कहलाती है। जो प्रजनन कर सकती है वह जीव कहलाती है। अपने आप को गति कर सकती है वो जीव कहलाती है। ये हमने बायोलॉजी क्लास 11th में पूरे टॉपिक क्लियर कर दिए हैं, आपके लिए इंपोर्टेंट है, आप भी जाकर वहां देख सकते हैं। आगे चलेंगे तो आगे क्या है, आगे क्या है। अब आता है समष्टि। समष्टि होती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? समष्टि होती है, मतलब वहां की जनसंख्या होती है, उस क्षेत्र में रहने वाली जो संख्या होती है जीवों की वह होती है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को देखिए, अब इसमें क्या रखा है। देखो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, कोई भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो नियत समय पर रहने वाले एक ही प्रजाति के जीव उस स्थान की समष्टि कहलाते हैं। लेकिन उनकी प्रजाति एक ही होनी चाहिए। इसमें इंपोर्टेंट ये है उनकी प्रजाति जो है एक होनी चाहिए। प्रजाति अगर दो हैं तो वह समष्टि नहीं कहलाएगी, वह समष्टि नहीं कहलाएगी, वह पूरा पारितंत्र कहलाएगा। उसमें अधिक हैं तो देखिए क्या हैगा, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के नियत समय पर रहने वाली एक ही प्रजाति के जीव उस स्थान की समष्टि कहलाते हैं। और जैव समुदाय जो होता है, बायोटिक कम्युनिटी क्या होती है? बायोटिक कम्युनिटी यानी कि जो जीवों का एक समुदाय, एक बड़ा समुदाय है, बायोटिक कम्युनिटी, वो क्या होती है? देखिए एक निश्चित स्थान में पाए जाने वाली सभी जो आपस में पारस्परिक क्रियाएं करने वाली समष्टियां मिलकर आपस में जो पारस्परिक क्रियाएं करती हैं वो सभी इसमें मिलकर एक साथ मिलकर एक समुदाय बनाती हैं, जिसे बायोटिक कम्युनिटी बोलते हैं, जिसे जैव समुदाय बोलते हैं।
इसको याद रखिए, इसको याद रखिए। जैसे घास का मैदान हैगा, उस क्षेत्र में एक जीनोम बन जाता है, तथा वर्षा वन है, ये एक जीनोम है। वर्षा वन, घास के मैदान, यहाँ पर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आवश्यक हो जाता है, इन सभी को याद रखना। आगे चलते हैं तो क्या देखते हैं, प्रमुख बायोम कौन कौन से होते हैं। देखिए, टुंड्रा, उत्तरीय शंकुधारी वन, और पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इनको याद रखना आवश्यक होता है। और जो है ये सभी उष्णकटिबंधीय सावना मैदान, ये सभी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आता है जैव मंडल। जैव मंडल क्या होता है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, जो जैव मंडल है, बायोस्फीयर है, वह क्या होता है, इसको देखेंगे। देखिए, पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्र, यानी स्थलीय बायोम, जलीय बायोम, पूरे के पूरे जो पारिस्थितिक तंत्र होती हैं, सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र मिलकर एक जैव मंडल, एक बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं, एक जैव मंडल का निर्माण करते हैं। पूरे के पूरे जो पारिस्थितिक तंत्र हैं, प्रकृति में जितने भी पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं, वो सभी मिलकर एक बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं, जिसे जैव मंडल बोलते हैं। एक जैव मंडल का वह निर्माण करते हैं। अर्थात जैव मंडल के पृथ्वी के सभी जीवधारी व उनके जो आजैविक पर्यावरण या जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल जो सभी हैं, वो मिलकर एक बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। ये हो गया बायोस्फीयर। अगला देखिए, जीव व इसका पर्यावरण। जीव व इसका पर्यावरण यानी कि ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट्स। इसका इन्वायरमेंट्स क्या है, इसका पर्यावरण क्या है, ऑर्गेनिज्म यानी जीव, एंड इट्स और इन्वायरमेंट्स, इसका इन्वायरमेंट क्या है, जीव का, जीव बा उसका इन्वायरमेंट यानी उसका पर्यावरण। देखिए, जीव स्तर पर इकोलॉजी वास्तव में कारकीय इकोलॉजी है। कारकीय इकोलॉजी जो है, जीवों का रहने व सफल प्रजनन करने हेतु पर्यावरण के प्रति एक अनुकूलनों के अध्ययन से संबंधित है। अतः कारकीय को इकोलॉजी की विज्ञान है, मतलब कि जिसमें जीवों के किसी पर्यावरण के प्रति हुए अनुकूलनों का अध्ययन, मतलब पर्यावरण के प्रति जो अनुकूलन हो जाती हैं, उनका ही अध्ययन पर्यावरण कहलाता है। यानी कि जो हमारे चारों ओर जो घटनाएं घट रही हैं, वह पर्यावरण कहलाती हैं, वह पर्यावरण कहलाती हैं। हमारी पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की परिक्रमा तथा पृथ्वी के अक्ष का घूर्णन, ये सारी पर्यावरण की देन है। पृथ्वी का अपनी अक्ष पर झुका होने का कारण सौर विकिरण की भिन्नता या फिर ताप के परिवर्तन या वार्षिक जो बरसात होती है के प्रमुख रूप से विभिन्न जीवों के निर्माण में उत्तरदायी होती हैं। और अर्थात तापमान व वर्षा दोनों महत्वपूर्ण कारक हैं जिस किसी न किसी स्थान वनस्पति के निर्माण में। यानी कि ताप की तीव्रता अवधि इन वार्षिक बदलावों के प्रमुख कारण होती हैं। ये वार्षिक बदलाव इसी के कारण होते हैं, एनवायरमेंट के कारण होते हैं, वार्षिक बदलाव हैं ये। अब आ जाती हैं पर्यावास, यानी हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, पर्यावास क्या होता है। देखो, सरलतम शब्दों में किसी जीव के रहने का स्थान पर्यावास कहलाता है। जहां कोई जीव रहता है, जहां कोई जीव रहता है, वही स्थान जो है पर्यावरण कहलाता है। यानी व्यापक संदर्भ में किसी जीव या समष्टि या फिर समुदाय का जो पर्यावास विशिष्ट पर्यावरणीय कारक वाला भौतिक स्थल, निवास स्थल, क्षेत्र कहलाता है। और मेंढक का पर्यावास कोई पोखर या तालाब, बाग का वन, ये सब इनके क्या होते हैं, पर्यावास होते हैं। इसको पूरे को पढ़कर रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। आगे चलिए, अब देखेंगे सूक्ष्म आवास कौन से होते हैं, सूक्ष्म वास स्थल यानी माइक्रो हैबिटेट कौन से हैं। माइक्रो हैबिटेट देखेंगे। देखो, किसी तालाब की तली, तालाब की ऊपरी सतह, वृक्ष की कैनोपी, ये सब क्या होते हैं, माइक्रो हैबिटेट होते हैं। परिभाषा आप पढ़ के रखेंगे, यानी किसी वास स्थल के पाए जाने वाले वह क्षेत्र होते हैं जो उपभाग जिनमें भिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के जीव निवास करते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब आती है पारिस्थितिक कर्मता, फिर इकोलॉजी निस क्या होती है। देखो, किसी तंत्र की
किसी तंत्र में किसी जीव के जो कार्यात्मक भूमिगत या फिर उसकी इकोलॉजिकल नील कहलाती है। मतलब क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र की किसी जीव की कार्यात्मक भूमिका, मतलब जो वह कार्य करता है ना, पारिस्थितिक तंत्र में जो घटनाएं करता है, जो कार्य करता है, वही उसकी इकोलॉजिकल नील कहलाती है। वह कार्य उसकी इकोलॉजिकल क्या कहलाती है, नील कहलाती है। वही कार्य उसकी इकोलॉजिकल नील कहलाती हैं। अब आता है स्थान संबंधी या आवास कर्मता क्या होती है। जीव के रहने का स्थान में उसकी कार्य होती है वो कहलाती है पोषक कर्मता, यानी कि पर्यावरण में जीव कार्य की भूमिका में पोषक में स्वपोषी है, परजीवी है, कैसा है, इसकी वो कार्यता होती है। उच्च आयतन कर्मता या फिर हाइपर वॉल्यूम्स कर्मता क्या होती है। पर्यावरण जो प्रवणता में जीव का स्थान, इसकी हाइपो वॉल्यूम कर्मता कहलाती है। इन सभी को आपको एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होती हैं, इन सभी वर्डों को आप याद करते रखें या चलें तो बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होने वाला है ये। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इस पार्ट से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। और इसके बाद वाला जो पारितंत्र है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर धीरे धीरे करके हम पूरे पार्ट क्लियर करते चलेंगे। आगे चलेंगे तो प्रमुख अजैविक कारक क्या होती हैं, माइजर एबायोटिक फैक्टर क्या होती हैं। माइजर एबायोटिक जो फैक्टर्स होती हैं वह क्या होती हैं, देखिए तापमान यानी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है पर्यावरण पर, सबसे पहले देखेंगे और यही पॉइंट आज क्लियर करेंगे। इसके बाद जो सारे के सारे पॉइंट हैं उनको कल पर छोड़ देंगे। चलिए, किसी पदार्थ की उष्णता या फिर ठंडा होने या फिर अंश तापक्रम कहलाता है, यानी पारिस्थितिक रूप से सबसे अधिक जो प्रसंग कारक तापमान ही होता है। इसका अर्थ है कि जीवधारी प्रमुख रूप से तापमान द्वारा ही प्रभावित होता है। उसकी जो कार्य की आकार की शारीरिक जो सारे व्यवहार, प्रजनन, वितरण, ये सभी तापमान पर इनका गहरा प्रभाव होता है। ये सभी तापमान के कारण ही इनमें बदलाव आते हैं। प्रजनन, व्यवहार, वितरण, व्यवहार अधिक टेम्परेचर होने पर शरीर मस्तिष्क में एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। किसके कारण होता है, वो टेम्परेचर के कारण होता है, अधिक तापमान के कारण होता है। व्यवहार में परिवर्तन आया कि नहीं आया, बोलिए एस या नो, आया ना, हाँ। अब इसमें आ जाता है प्रजनन पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है तापमान का, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है तापमान का। अधिक तापमान अधिक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो जीव होते हैं, जहाँ का तापमान अधिक होता है, वो जीव जल्दी ही प्रजनन के लिए परिपक्व हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है तापमान पर। वितरण भी तापमान का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, इसको भी आपको याद रखना है। ये सभी फैक्टर हैं, इन पर तापमान का इफेक्ट पड़ता है। ऋतु मौसम बदलाव, यानी मौसम का बदलाव तापमान की देन है। भूमध्य रेखा या ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान घटता है। मैदानों में ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है, वहां ध्रुवता हो जाती है। इन सभी चीजों को आप याद करते रखेंगे। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो मेगा वर्त होती है, उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जो मीजो वर्त होती है, ये सभी आप याद रख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये सब, ठीक है। आगे चलेंगे, अब देखेंगे कि तापमान पर जीवों का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों पर जो प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर का, वो क्या पड़ता है ये देखना है। यानी जो उपापचय पर प्रभाव, पहली बार इसका उपापचय पर प्रभाव पड़ता है, यानी इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म पर क्या प्रभाव पड़ता है तापमान का। देखिए, एंजाइम हमेशा अनुकूलनीय ताप पर बेहतर कार्य करते हैं। ताप बढ़ने पर या फिर घटने पर एंजाइम की कार्य क्षमता है वो विपरीत प्रभाव पड़ता है, अर्थात तापमान एंजाइम की जो होती है प्रभावित करते हैं। यानी एंजाइम की जो क्रिया होती है उसको भी प्रभावित करता है। कौन करता है, तापमान इन सभी को प्रभावित करता है। प्रजनन, वृद्धि या विकास पर प्रभाव क्या पड़ता है भाई, देखो इफेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन सभी पर भी इसका प्रभाव पड़ता है तापमान का। तापक्रम पर शुक्राणु जनन, वृद्धि व विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। अनुकूलन ताप में विकास या वृद्धि तीव्र होती है, अन्यथा नहीं होती। तापमान का भी इस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ये हम पढ़ते आए हैं। व्यवहार पर प्रभाव,
व्यवहार पर भी प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑन बिहेवियर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? देखो, ताप के प्रभाव के कारण अनेक जंतु दिन या गर्मी के बिलों में छिपे रहते हैं तथा रात्रि को ताप की गिरावट होने पर वह बाहर निकल आते हैं, या फिर जंतुओं की जो शीत निष्क्रियता या ग्रीष्म निष्क्रियता भी ताप के व्यवहार के कारण ही होती है। शीत निष्क्रियता या फिर ग्रीष्म निष्क्रियता ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन पर हम आगे बात करने वाले हैं। कोई बात नहीं, आगे चलेंगे। यूरिथर्मल क्या होती हैं? यानी कुछ जीव ऐसे होती हैं जो यूरिथर्मल होती हैं, कुछ ऐसे होती हैं जो स्टेनोथर्मल होती हैं। यानी एक जीव ऐसी होती हैं जो अधिक परास के तापमान को सहन करने वाले होती हैं और एक कम तापमान को सहन करने वाले होती हैं। उसके आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है, यूरिथर्मल, स्टेनोथर्मल। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम यूरिथर्मल क्या है। देखो, कुछ जीवधारी तापमान के विस्तृत परास, जो तापमान का विस्तृत परास होती है, अर्थात उतार चढ़ाव को सहन करने की क्षमता रखते हैं, उसको सहन करने की क्षमता रखते हैं तथा उनके जो सफलता से रह पाते हैं, और ये यूरिथर्मल जीव कहलाती हैं। जैसे स्तनधारी या पक्षी, मतलब जो अधिक तापमान को सहन कर सकते हैं वह यूरिथर्मल कहलाते हैं। जैसे स्तनधारी व पक्षी हुए, ये एक कैसे होती हैं? कुछ जीवधारी तापमान की विस्तृत परास, बहुत बड़ी परास को सहन कर सकते हैं, बहुत बड़े चेंजेस को सहन कर सकते हैं, वह यूरिथर्मल कहलाते हैं। अब आती हैं स्टेनोथर्मल क्या होती हैं। स्टेनोथर्मल जो जीव होती हैं वो तापमान के एक सक्रिय परास को ही वो क्या कर पाते हैं, सहन कर पाते हैं। अधिकांश जीव इसी श्रेणी में आते हैं, जैसे मछलियां, उभयचर, सरीसृप, अधिकांश अपृष्ठधारी जंतु। विभिन्न प्रजाति के जो भौगोलिक वितरण में काफी हद तक इनकी तापमानीय सहन शक्ति के स्तर पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए आम शीतोष्ण क्षेत्रों में जैसे कनाडा या जर्मनी में नहीं पाया जाने वाली इसकी वहां उगने वाले अपेक्षा, मतलब ये इसको पढ़ के रखिए, ऐसी जीव जो अधिक तापमान के चेंजेस को सहन नहीं कर पाती हैं, एकदम से अगर कोई तापमान गिर जाए या उठ जाए उसको सहन नहीं कर पाते हैं, वो स्टेनोथर्मल में आते हैं। यानी एक ज़्यादा टेम्परेचर को ये सहन नहीं कर पाते हैं ये जीव, इनको इस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है इस टेम्परेचर का, वह स्टेनोथर्मल कहलाते हैं। क्या कहलाती हैं? वह स्टेनोथर्मल कहलाते हैं। दूसरा इसका कारण है, चलिए, वाटर भी इसमें दे रखा है, तो वाटर इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है वाटर का भी। इसको देखिए, देखो, ताप के बाद जीवों में जीव को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण जो है वास्तव में जल ही होता है, जो जीवन का मूल आधार होता है। जल, जीवन की उत्पत्ति से जल से ही हुई है, पानी से ही हुई है। इसमें जल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 70% पाया जाता है। इसको भी आप पढ़ के रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके आधार पर भी ये दो प्रकार के होते हैं, यानी जल की क्षमता के आधार पर भी ये दो प्रकार के होती हैं, यूरी हैलाइड और स्टेनो हैलाइड। दो वर्डों को याद रखना चलना है आपको, यूरी हैलाइड और स्टेनो हैलाइड क्या होती हैं। देखो, यूरी हैलाइड वह जीव होती हैं जो लवणता, देखिए, जल होता है एक महत्वपूर्ण कारक। अब कुछ जीव ऐसे होती हैं वो जल की लवणीय परास को सहन कर पाती हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जल की लवणीय परास को सहन ही नहीं कर पाते। उसके आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? यूरी हैलाइड और स्टेनोहैलाइड। यूरी हैलाइड वह जीव होते हैं जो लवणीयता की एक विस्तृत परास को सहन कर सकते हैं, वो यूरी हैलाइड होते हैं। मतलब इसमें याद रखने का तरीका ये है, जहां भी यूरी वर्ड आ जाता है वो उस चीज को अधिक सहन कर सकता है, स्टेनो वर्ड आता है वो उस चीज को कम सहन कर पाता है। इस चीज को याद रख के चलिए आप। यूरी हैलाइड लवणता की एक विस्तृत परास को सहन कर सकते हैं। स्टेनोहैलाइड इस प्रकार के जीव जो हैं लवणता की एक विस्तृत परास को सहन करने की क्षमता नहीं रखते हैं। स्टेनोहैलाइड इस लवणता की लवणी के केवल सक्रिय ही परास को सहन कर सकते हैं, उसी में ये जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव जो जल की तीव्र धारा में सहने की सक्षम होते हैं, नदियों में रह पाते हैं, वह जीव जो सक्रिय रूप से तैर नहीं पाते या फिर जो पत्थरों के नीचे या उनकी दरारों में जीवन यापन करते हैं। तेजी से बहने वाले जल में रहने वाले पौधों के फीते या रिबन आकार की जो है पत्तियां होती हैं, ऐसे जल के जंतु के चिपकने वाले अंग का होना आवश्यक है। ये सब पढ़ के रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट था, जो महत्वपूर्ण था, वो हमने आपको समझा दिया है, वो हमने आपको रीड करा दिया है। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं बचा है जो
हम आपको छोड़वा दिया हो। बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, इसको कर लीजिए। और एक बार और कहेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। थैंक यू, धन्यवाद।